प्रश्न संख्या 1। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? सही उत्तर है सी, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, मतलब ये सुधार कौन से थे? देखिए, ब्रिटिश काल में कई सामाजिक बुराइयों को निशाना बनाया गया, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और महिला शिशु हत्या। अच्छा। तो इन पे रोक लगाने के लिए कानूनी और शैक्षिक सुधार हुए। इनसे महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा मिला। और सती प्रथा का उन्मूलन तो एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? बिल्कुल, ये 1829 में हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण थे और इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लागू किया। और विधवा पुनर्विवाह? वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था। इसका श्रेय महान बंगाली समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। तो इन सब सुधारों का मिलाजुला असर ये हुआ कि महिलाएं धीरे धीरे मतलब घर से बाहर निकली। हाँ बिल्कुल, वो शिक्षा, समाज सुधार आंदोलनों और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होने लगी। ये एक धीमी पर बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी। चलिए, अब प्रश्न 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने अभी बात की, तो उनके कुछ और प्रमुख योगदानों के बारे में बताइए। जरूर। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1828 में हुई। उससे पहले 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। और उन्होंने सती प्रथा और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। सही कहा। उन्हें राजा की उपाधि 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। उनकी कुछ रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, जैसे 1803 में एकेश्वरवादियों को उपहार, 1820 में द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी, जो 1821 में आई। मिरातुल अखबार भी तो उन्हीं का था। जी हाँ, 1822 में और 1833 में गौड़ीय व्याकरण। अच्छा, और दूसरे सुधारकों का क्या योगदान था, जैसे सर सैयद अहमद खान? उनका मुख्य ध्यान मुस्लिमों की आधुनिक शिक्षा पर था। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, है ना? बिल्कुल, 1921 में। और एनी बेसेंट? वो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी और उन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। हाँ, 1917 में कलकत्ता सत्र में वो आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उनके अखबार भी थे। जी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। और पंडिता रमाबाई? उन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की। उनका काम महिला शिक्षा और विधवाओं के उत्थान पर केंद्रित था। वाह, तो उस दौर में कई लोग अलग अलग स्तर पर काम कर रहे थे। हाँ, जैसे डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की, द्वारकानाथ टैगोर ने सुधार आंदोलनों को आर्थिक मदद दी, हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट के जरिए युवाओं को परंपरा पर सवाल उठाने की प्रेरित किया। और कुछ लोग सुधारों के खिलाफ भी थे। जी, जैसे राधाकांत देव। उन्होंने धर्मसभा बनाई और वो रूढ़िवादी विपक्ष के नेता थे। ठीक है, आप प्रश्न 3, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) ने क्या भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है सी, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। IPTA ये क्या था? आईपीटीए की स्थापना 1943 में हुई थी। ये वामपंथी या कह सकते हैं प्रगतिशील आंदोलन का एक सांस्कृतिक मोर्चा था। तो ये कला का इस्तेमाल विरोध के लिए करते थे? हाँ, उन्होंने थिएटर, गीत और नुक्कड़ नाटकों का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने के लिए किया। उनके मुख्य विषय क्या होते थे? उस समय की बड़ी घटनाएं, जैसे 1943 का बंगाल का अकाल और किसानों की पीड़ा। कोई बड़े कलाकार भी इससे जुड़े थे? हाँ, बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर जैसे कई बड़े नाम इससे जुड़े थे। अच्छा, और शास्त्रीय नृत्य का पुनरुद्धार? वो एक अलग आंदोलन था जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल से जुड़ा है। समझ गया। अगला प्रश्न नंबर 4, किस रियासत पर व्यक्तिगत रूप से निजाम का शासन था और वहां सरफेफाज संपदा थी? सही उत्तर है ए, हैदराबाद। हैदराबाद और निजाम के बारे में कुछ बताइए। निजामुल मुल्क, जिन्हें आसफ जाह प्रथम भी कहते हैं, उन्होंने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। ये 1724 की बात है। अच्छा, ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बिल्कुल, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कई स्वतंत्र राज्य बने। हैदराबाद उनमें से एक था। और कौन कौन से राज्य थे? अवध था, जहां 1722 में सादत अली खान प्रथम को गवर्नर नियुक्त किया गया, और बंगाल, जहां मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, प्रश्न 5, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है सी, रियासतों द्वारा भुगतान की गई ब्रिटिश रक्षा के लिए सैनिक जुटाना। ये स्कीम क्या थी? देखिए, ये स्कीम 1885 में वाइसराय लॉर्ड डफरिन के समय में शुरू हुई थी। और इसका मकसद? मकसद यह था कि ब्रिटिश शाही रक्षा के लिए रियासतों की अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया जाए। मतलब सैनिक रियासतों के होंगे, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ेंगे। ये तो सहायक संधि से अलग था, है ना? हाँ, बहुत अलग। सहायक संधि में राजकुमार अपने ही इलाके में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के लिए भुगतान करता था, ताकि उस पर नजर रखी जा सके। मतलब विश्वास का स्तर कम था। बिल्कुल, लेकिन इंपीरियल सर्विस स्कीम में राजकुमार अपने ही सैनिकों के लिए भुगतान करता था और वो सैनिक अंग्रेजों के साथ मिलकर बाहरी युद्धों में लड़ते थे। तो यहाँ विश्वास का स्तर ज्यादा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, 1921 में रियासतों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र मंडल, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं। और इसकी स्थापना किस कानून के तहत हुई थी? इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत की गई थी। तो ये एक सलाहकार निकाय था। हाँ, भारतीय रियासतों के लिए एक विचार विमर्श और सलाहकार निकाय। इसका पहला सत्र 1921 में नई दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता भारत के वायसराय ने की। ठीक है, प्रश्न 7, किस रियासत में 1881 जितनी जल्दी एक प्रतिनिधि सभा थी? सही उत्तर है ए, मैसूर। मैसूर तो काफी प्रगतिशील रियासत मानी जाती थी। जी हाँ, मैसूर का इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है, खासकर आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ, 4 युद्ध हुए थे। पहला 1767 में हैदर अली के समय, जो मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ। और दूसरा? दूसरा 1780 में शुरू हुआ, जिसमें हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान थे। वो मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। तीसरे और चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान की हार हुई। हाँ, तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और मैसूर ने अपना आधा क्षेत्र खो दिया। और चौथे युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। फिर वहां वोडियार वंश को फिर से स्थापित किया गया। जी, सहायक संधि के तहत। ठीक है, प्रश्न 8, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने की कोशिश की? इसका सही उत्तर है ए,
दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। चलिए अब प्रश्न 9 पर आते हैं। किस घटना ने ब्रिटिश विलय की नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? सही उत्तर है डी, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नीति पूरी तरह बदल गई थी, है ना? हाँ, उन्होंने रियासतों को सीधे तौर पर मिलाने की नीति छोड़ दी। अच्छा, और दूसरे विकल्पों के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। बंगाल का विभाजन, वो 1905 में हुआ था, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में ढाका में। और भारत छोड़ो आंदोलन, वो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में प्रस्ताव पारित होने के बाद शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 10, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? सही उत्तर है डी, पटियाला के भूपेंद्र सिंह। अगला सवाल, प्रश्न 11, रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? सही उत्तर है सी, गैर मुल्की। गैर मुल्की। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था गैर स्थानीय या भारी लोग, जो सिविल सेवक के तौर पर काम करते थे। और इसी से जुड़ा मुल्की आंदोलन भी हुआ था। जी हाँ, 1938 में हैदराबाद में। ठीक है, अब प्रश्न 12, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था? सही उत्तर है सी, 20 वर्ष। तो ये हर 20 साल में नवीनीकृत होता था? जी, 1793 के बाद 1813, फिर 1833 और फिर 1853 में चार्टर एक्ट आए। हर एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव होते थे। हाँ, जैसे 1813 के एक्ट में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे गए और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और 1833 का एक्ट? वो बहुत बड़ा बदलाव था। कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई और उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। अच्छा, अब प्रश्न 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह अनिवार्य किया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आधार पर होगा? इसका सही उत्तर है डी, चार्टर एक्ट 1853। तो यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। जी। प्रश्न 14, भारत में 1793 के चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है ए, हेनरी डंडास। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न 15, 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य थे? सही उत्तर है ए, 12। चलिए अब भारतीय राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? ये तो बहुत प्रसिद्ध है। सही उत्तर है ए, दादा भाई नेरोजी। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? उनका सबसे बड़ा योगदान था धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा था। हाँ, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले? वो गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, प्रश्न 17, भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधुरानी और भवानी पाठक का जुड़ाव क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है सी, विद्रोह में अंतरधार्मिक और लैंगिक भागीदारी थी। ये विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ये 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1763 से 1800 के आसपास बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और देवी चौधुरानी पर तो उपन्यास भी लिखा गया है? जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास देवी चौधुरानी इसी विद्रोह पर आधारित है। चलिए अब 1857 पर वापस आते हैं। प्रश्न 18, 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में कौन सा नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किया? इसका सही उत्तर है ए, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास। ये एक बहुत दुखद परिणाम था। हाँ, और अंग्रेजों ने बाद में इसका खूब फायदा उठाया। विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता और केंद्र कौन से थे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। जी, और बिहार की आरा में कुंवर सिंह, जो सबसे उम्रदराज विद्रोही नेताओं में से एक थे। ठीक है, अब थोड़ा आर्थिक इतिहास की तरफ। प्रश्न 19, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है बी, 1843। और पहले दो कौन से थे? पहला था बैंक ऑफ बंगाल, जो 1806 में बना, और दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। प्रश्न 20, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधायी परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? इसका सही उत्तर है डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मतलब सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, सिर्फ चर्चा करने का। हाँ, शुरुआत में अधिकार सीमित थे। सवाल पूछने का अधिकार बाद में 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में मिला। प्रश्न 21, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और समाज सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जी। प्रश्न 22, 1948 में हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? सही उत्तर है बी, ऑपरेशन पोलो। ये एक पुलिस कार्रवाई थी, है ना? हाँ, ये 5 दिन की पुलिस कार्रवाई थी। और ऑपरेशन विजय? वो 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए था। ठीक है, प्रश्न 23, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? इसका सही उत्तर है बी, शांतिपूर्ण याचिकाएं। ये नरमपंथियों का दौर था। जी, 1885 से 1905 तक उनका तरीका याचिकाओं, प्रार्थनाओं और शांतिपूर्ण संवैधानिक संघर्ष का था। दादा भाई नौरोजी, गोखले जैसे नेता इसमें शामिल थे। और फिर गरमपंथी आए। हाँ, 1905 के बाद लाल बाल पाल, उनका तरीका था बहिष्कार, स्वदेशी और जन लामबंदी। प्रश्न 24, देवी आंदोलन, देवी मूवमेंट भारत की किस क्षेत्र में हुआ था? सही उत्तर है ए, दक्षिण गुजरात। प्रश्न 25, किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का मुकाबला करने के लिए तूतीकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNCO चलाई? सही उत्तर है ए, VO चिदम्बरम पिल्लई। ये स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। प्रश्न 26, वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के लिए किसे गिरफ्तार और कैद किया गया था? सही उत्तर है बी, बिपिन चंद्रपाल। ये कौन सा मामला था? ये अलीपुर बम षड्यंत्र मामले से जुड़ा था, जो 1908 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न 27 है, किस नेता ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों मतलब प्रिंसली स्टेट्स के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी B.R. अम्बेडकर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ दूसरे विकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनका तो पूरा नजरिया ही अलग था। सही बात है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1920 में भारतीय सिविल सेवा मतलब ICS की परीक्षा पास की थी। चौथी रैंक थी उनकी। चौथी रैंक, और फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके नारे बहुत मशहूर हुए, जय हिंद, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जर्मनी में 1941-42 के दौरान टाइगर लीजन की स्थापना की थी, जिसे फ्री इंडिया लीजन भी कहते हैं। अच्छा, और फिर आजाद हिंद फौज। हाँ, 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, और उसमें एक महिला विंग भी थी, रानी झांसी रेजिमेंट। लक्ष्मी सहगल उसका नेतृत्व कर रही थी। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। और भी कुछ बातें, जैसे 1938 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी। फिर 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और उनके जन्मदिन 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था सामाजिक सुधार। 1927 का महार सत्याग्रह और 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, दलित कल्याण के लिए। उनकी किताबें भी बहुत प्रभावशाली रही हैं ना? जी हाँ, जैसे वेटिंग फॉर अ वीजा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म और द बुद्धा एंड हिज धम्मा। और अब वापस आते हैं सही जवाब पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, उन्हें भारत के लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क की उपाधि दी गई थी। उन्होंने ही भारत के खंडित नक्शे को एक किया, और गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं को समर्पित है। इसीलिए सरदार पटेल को उनकी इस भूमिका के लिए भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सही। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 28, किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य अधिकार के साथ भारत की गवर्नर जनरल का पद बनाया? इसके विकल्प हैं ए, रेगुलेटिंग एक्ट, बी, चार्टर एक्ट 1833, सी, पिट्स इंडिया एक्ट, और डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसका सही उत्तर है बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न 29, 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने किस विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया था? अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, पूर्व रियासता शासकों के प्रिवी पर्स, मतलब जो राजाओं को विशेष भत्ता मिलता था, उसे खत्म किया गया। इसके पीछे का क्या तर्क था? ये 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किया गया। इसने आधिकारिक तौर पर पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। और इसी से जुड़ा एक और विकल्प है जमींदारी प्रथा, वो कब खत्म हुई? जमींदारी प्रथा को 1950 के दशक की शुरुआत में ही विभिन्न राज्य भूमि सुधार अधिनियमों और पहले संशोधन 1951 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना होगा, प्रिवी पर्स की समाप्ति 26वें संशोधन 1971 के माध्यम से हुई। जी। अगला सवाल। प्रश्न 30, चरमपंथियों द्वारा वकालत की गई निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति को इनमें से कौन सबसे अच्छा परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है सी, बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग। मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से बहिष्कार करना था। बिल्कुल, बहिष्कार और स्वदेशी, यही इसका मूल मंत्र था। ठीक है। प्रश्न 31, रेलवे का विशाल नेटवर्क भारत में किस शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान शुरू किया गया था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब है बी, 19वीं शताब्दी। इससे जुड़े कुछ तथ्य भी बहुत जरूरी हैं। हाँ, जैसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसका रास्ता था बोरी बंदर, जो बॉम्बे में है, से ठाणे तक। कुल 34 किलोमीटर की दूरी थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वुड्स डिस्पैच 1854 भी लागू किया था। अच्छा, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ये याद रखना होगा। जी। अब आते हैं प्रश्न 32 पर। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किस संघर्ष के दौरान किया गया था? गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा सवाल है। इसका सही उत्तर है ए, अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष। गांधी जी से जुड़ी कुछ और घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल, वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उनके शुरुआती सत्याग्रहों का क्रम क्या था? सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। मुद्दा था तिनकटिया प्रणाली। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। यहाँ मुद्दा था प्लेग बोनस को बंद करना। और इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। अच्छा, और खेड़ा सत्याग्रह? वो भी 1918 में ही हुआ। वहाँ मुद्दा था ज्यादा भू राजस्व, और वो उनका पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। तो ये क्रम बहुत जरूरी है। पहला सविनय अवज्ञा चंपारण में, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में, और पहला असहयोग खेड़ा में। एकदम सही। और फिर 1920 में बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया गया था। अगला सवाल, प्रश्न 33, 1932 के पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि वे उस समय जेल में थे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके पीछे की कहानी क्या थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर बात नहीं बन पाई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसी के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। जी, 30 सितंबर 1932 को। और गांधी जी ने कुछ पत्रिकाएं भी शुरू की, जैसे हरिजन वीकली, हरिजन बंधु, इंडियन ओपिनियन,
यंग इंडिया और नवजीवन। और ये जो गोलमेज सम्मेलन थे उनके बारे में भी कुछ बताइए। और तीसरे में 1932 में कांग्रेस ने फिर से बहिष्कार किया। तो याद रखें, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बिल्कुल। प्रश्न 34, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है डी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनी थी। अच्छा, और कौन कौन सी जगहें थी? पहली तो बलिया में बनी अगस्त 1942 में। चित्तू पांडे इसके नेता थे। लेकिन सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा महाराष्ट्र में थी। उसे प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था। वाई चौहान और नाना पाटिल उसके नेता थे। अब शिक्षा से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 35, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना किस विचार से जुड़ी है? इसका सही जवाब है डी, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। अब यहीं पर शिक्षा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण रिपोर्टों की तुलना करना जरूरी है। मैकाले मिनट 1835 और वुड्स डिस्पैच 1854। हाँ, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर था? मैकाले मिनट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया। इसका सिद्धांत था अधोमुखी निस्यंदन, मतलब शिक्षा ऊपर से छनकर नीचे आएगी, और माध्यम सिर्फ अंग्रेजी था। जबकि वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय आया। इसका सिद्धांत था जन शिक्षा। इसने स्कूली स्तर पर स्थानीय भाषाओं को भी महत्व दिया। इसीलिए वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जी हाँ। चलिए अब कुछ उपाधियों और आंदोलनों से जुड़े सवाल देखते हैं। प्रश्न 36, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये उपाधि दी गई थी बी, बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल, प्रश्न 37, विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, मैडम भिखाजी कामा। इनके बारे में थोड़ा और बताइए। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में भारत का झंडा फहराया था, और वो पेरिस से वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका भी निकालती थीं। और इसी प्रश्न में दूसरे विकल्प भी हैं, जैसे सरोजनी नायडू। हाँ, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं 1925 के कानपुर सत्र में। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी में पहला भारतीय ध्वज फहराया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सही। प्रश्न 38, किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है बी, वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के बाद उन्हें एक उपाधि भी मिली थी, है ना? जी हाँ, बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी 1928 में। पटेल जी ने ही 1931 के कराची सत्र में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। और ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के विलय से जुड़ा है। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, तो पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद ही मिली थी? जी। अगला सवाल, प्रश्न 39, लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के रूप में भी जाना जाता है, का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इस प्रश्न में मदन मोहन मालवीय और मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी जिक्र है। हाँ, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। मौलाना आजाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। जी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, उससे जुड़े भी कुछ क्षेत्रीय नेता थे, जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, धरासना में सरोजनी नायडू, केरल में के लप्पन और मणिपुर नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 40, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए किसे असम केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है बी, अंबिकागिरी राय चौधरी। तो आज हमने सरदार पटेल के एकीकरण के प्रयासों से लेकर गांधी जी के सत्याग्रहों, महत्वपूर्ण अधिनियमों और स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रमुख नेताओं की भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने हर प्रश्न के साथ जुड़े अतिरिक्त तथ्यों को भी समझा। बिल्कुल, और उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।